वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय बैठक। रांची की अति सुरक्षित इलाके मोरहाबादी में गुरुवार को हुई गैंगवार की घटना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। इस घटना को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने अपराधियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था को सख्त होने से विकास कार्यों को गति मिलती है और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके के लोगों के पास पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने मोरहाबादी की घटना को चिंता जताते हुए निर्देश दिया कि इसमें शामिल अपराधियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाए। बैठक में राज्य के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी चर्चा हुई। इधर घटना के बाद मोरहाबादी में निषेधाज्ञा 5 पर एफआईआर, 3 हिरासत में। मोरहाबादी मैदान के पास गुरुवार को हुई गैंगवार के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उधर जिला प्रशासन ने भी सख्ती दिखाते हुए मोरहाबादी मैदान के आसपास के क्षेत्र से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। नगर निगम ने भी शुक्रवार की शाम मोरहाबादी मैदान जाकर माइक से दुकानें नहीं लगाने और 24 घंटे में सामान समेटने का आदेश दिया। गैंगवार में घायल शुभम विश्वकर्मा के बयान पर अपराधी लौकुश शर्मा, उसके भाई सोनू शर्मा, इदल हाथू के जमौन कारोबारी अजय सिंह, बिट्टू खान और राज चोटी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, एक बड़ी राहत, झारखंड में बिजली की कटौती डीवीसी ने वापस ली। दामोदर घाटी निगम ने राज्य सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक में बनी सहमति के बाद शुक्रवार मध्य रात्रि से बिजली कटौती वापस ले ली है। इसके पहले डीवीसी अधिकारियों की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक हुई। बैठक के बाद डीवीसी चेयरमैन रामनरेश सिंह ने कटौती वापस लेने की घोषणा की। सूत्रों के अनुसार डीवीसी अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ बैठक करना चाहते थे, लेकिन सीएमओ से सहमति नहीं मिली। बताया जाता है कि सीएम डीवीसी के रवैये से खासे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने बैठक का समय नहीं दिया। डीवीसी मुख्य अभियंता देवाशीष डे ने जेवीवीएनएल के महाप्रबंधक को पत्र के माध्यम से बिजली कटौती वापस लेने की जानकारी दी। डीवीसी के इस फैसले से चतरा, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद कुल 7 जिलों में बिजली की किल्लत अब दूर होगी। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में शुक्रवार को 912 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। शुक्रवार को 2599 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। झारखंड में शुक्रवार को धनबाद में 1, गुमला में 2, कोडरमा में 1 और रांची में 2 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। गिरिडीह और पाकुड़ में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। अगर 912 केस की बात करें तो बोकारो में 20, चतरा में 40, देवघर में 18, धनबाद में 21, दुमका में 59, जमशेदपुर में 219, गढ़वा में 27, गोड्डा में 11, गुमला में 11, हजारीबाग में 4, जामताड़ा में 4, खूंटी में 1, कोडरमा में 2, लातेहार में 3, लोहरदगा में 13, पलामू में 22, रामगढ़ में 7, रांची में 170, साहिबगंज में 33, सरायकेला खरसावां में 3, सिमडेगा में 200 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 24 कोरोना पॉजिटिव केस गुरुवार को आए हैं। अगली खबर, झारखंड में जल्द खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री। झारखंड में स्कूल जल्द खुलेंगे, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसके लिए शनिवार को आपदा प्रबंधन सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व अभिभावकों की बैठक बुलाई है। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना संक्रमण को रोकने को प्रतिबंध लागू किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चिंतित हैं, स्कूल खुलेंगे। जब दूसरे राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं तो झारखंड में भी खुलेंगे। हालांकि इसका फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में होगा।
झारखंड में पहली से 5वीं तक के स्कूल 17 मार्च 2020 से बंद हैं। 5 अगस्त 2021 से 9वीं से 12वीं की कक्षा खोली गई। 6ठी तक की कक्षाएं 24 सितंबर से खुली। 21 दिसंबर 2020 से 10वीं 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की गई। तीसरी लहर के बाद सभी शिक्षण संस्थान फिर बंद कर दिए गए हैं। अगली खबर, SC ST को आरक्षण मिलेगा पर पूरे वर्ग के लिए नहीं, प्रोन्नति में आरक्षण सशर्त संभव, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में SC ST वर्ग के लोगों को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन यह आरक्षण सेवा में पोस्ट पद विशेष के लिए होगा, पूरी सेवा या वर्ग या समूह के लिए नहीं। मतलब यह है कि प्रोन्नति में आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसे देने के नियम जो M नागराज फैसले में तय किए गए थे उनमें कोई ढिलाई नहीं होगी। अगली खबर, राज्य में शराब की रिटेल दुकानों की बंदोबस्ती अगले माह संपादित कराना चाहती है हेमंत सरकार। झारखंड में शराब की रिटेल दुकानों की बंदोबस्ती जल्द समाप्त होने वाली है। 2019-20 से लेकर 2021-22 तक के लिए अलॉटेड दुकानों की बंदोबस्ती समाप्त होने से पूर्व सरकार नए सिरे से बंदोबस्ती कराना चाह रही है। शराब की बंदोबस्ती की प्रक्रिया अगले महीने यानी फरवरी 2022 में पूरा कराना चाहती है सरकार, ताकि 1 अप्रैल यानी 2022-23 वित्तीय वर्ष के पहले दिन से नई व्यवस्था लागू हो सके। सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट नियुक्त किया है। सरकार का मानना है कि CSMCL 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ में खुदरा उत्पाद दुकानों और उससे संबंधित व्यवस्थाओं को संभाल रही है। अगली खबर, भगवान भरोसे चल रही रिम्स की व्यवस्था, हाई कोर्ट। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की व्यवस्था पर झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यहां की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में 44 में से सिर्फ 9 प्रोफेसर ही कार्यरत हैं। सहायक प्रोफेसरों की भी कमी है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सभी पद आउटसोर्स कर दिए गए हैं। ऐसे में अस्पताल कैसे काम कर रहा है? रिम्स में लगभग 70 से 80% पद रिक्त हैं, तो वहां पर काम कैसे चल रहा है? हाईकोर्ट ने दिया आदेश, रिम्स तृतीय चतुर्थ वर्गीय पदों पर शीघ्र करे नियुक्ति। अदालत ने जानना चाहा कि रिम्स में तृतीय और चतुर्थ पदों को आउटसोर्स क्यों किया गया है। इस पर निदेशक ने बताया कि 2 साल पहले हुई जीबी में चतुर्थ वर्गीय पदों को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए एम्स को आधार बनाया गया था। इस आधार पर अदालत ने कहा कि क्या एम्स की नियमावली को रिम्स ने अंगीकार कर लिया है? बिना अंगीकार किए ऐसा कैसे कर दिया गया? अदालत ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अस्थायी नहीं रखा जा सकता, उनकी नियुक्ति सीमित समय के लिए होती है। अस्थायी नियुक्ति में समय लगने पर कुछ दिनों के लिए नियुक्ति की जाती है। अदालत ने कहा कि आउटसोर्स की अनुमति अदालत नहीं देगा। इस पर रिम्स के निदेशक ने बताया कि करीब 300 से ज्यादा 3rd और 4th ग्रेड कर्मियों के पद रिक्त हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर कई आरोप लगाते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 25 माह के कार्यकाल में एक से बढ़कर एक कारनामे हुए। बालू घाटों की नीलामी देने के एवज में अफसरों द्वारा मुंबई की कंपनी से 15 करोड़ की डिमांड की गई। कोयले की तस्करी, नेपाल व पत्थर की अवैध तस्करी बांग्लादेश तक किया जा रहा है। संथाल परगना व कुलाहन में बड़े पैमानों पर बालू और कोयले का अवैध कारोबार व खनिजों का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि वर्ष 2019 में भाजपा सरकार के शासन में बालू घाटों के संबंध में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे गए थे। सफल कंपनियों और व्यक्तियों के विषय में निर्णय भी लिया जा चुका था। इस बीच सरकार बदल गई। एक बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का सबसे ज्यादा खतरनाक नया वेरिएंट न्यूकॉव। वुहान के वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, 3 में से 1 मरीज की होगी मौत। कोरोना वायरस का सबसे पहले गढ़ चीन के वुहान शहर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एक नया कोरोना वायरस न्यूकॉव दुनिया में दस्तक दे चुका है। यह नया कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है और इससे संक्रमित प्रत्येक व्यक्ति 3 में से 1 मरीज की मौत हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह नया कोरोना दक्षिण अफ्रीका में मिला है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि यह न्यूकॉव कोरोना वायरस नया नहीं है। राहत की बात यह है कि नया कोरोना वायरस अभी इंसानों में नहीं फैला है। अगली खबर, क्रेडिट कार्ड को पेट्रोल कार्ड में मर्ज करने का झांसा देकर साइबर ठगों ने खाते से उड़ा लिए 1,28,000 रुपए।
साइबर ठगों का एक नया कारनामा सामने आया है। खबर जमशेदपुर से है, जहां ठगों ने क्रेडिट कार्ड को पेट्रोल कार्ड में मर्ज करने का झांसा देकर बहरागोड़ा मटिहाना निवासी बंकिम बिहारी करण के खाते से 98,000 की निकासी कर ली। बंकिम ने बिष्टुपुर स्थित साइबर थाना में इसकी लिखित शिकायत की है। बंकिम ने पुलिस को बताया कि उसे 20 जनवरी को ठग ने फोन किया था। फोन करने वाले ने खुद को SBI क्रेडिट कार्ड मुंबई के कर्मचारी बताया और बताया कि क्रेडिट कार्ड और पेट्रोल कार्ड को एक कर देंगे, जिससे अलग अलग कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। एक ही कार्ड से दोनों काम हो जाएंगे। वर्तमान में जो कार्ड है उसकी लिमिट भी दूसरे कार्ड में आ जाएगी। नया कार्ड कुछ दिनों में उन्हें मिल जाएगा। इसके लिए कार्ड में दिया हुआ नंबर, CVV और OTP बताना होगा। ठग की बातों में आकर उन्होंने ठग को पूरी जानकारी दे दी, जिसके बाद उनके क्रेडिट कार्ड और SBI जादूगोड़ा ब्रांच के क्रेडिट कार्ड ने कुल 1,28,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली। अगली खबर, ट्राई का टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश, प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को 28 की जगह 30 दिनों की रिचार्ज वैलिडिटी देनी होगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया है। ट्राई ने शुक्रवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन के बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वॉचर, एक कॉम्बो वॉचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा। तथा कि टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी होती है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक साल में 13 बार मंथली रिचार्ज कराना होता है। ट्राई के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ग्राहकों की ओर से एक साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी। ऐसा होने से ग्राहकों को एक महीने के एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे बचेंगे। अगली खबर, जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के लिए नई व्यवस्था, अनाज वितरण की पूरी प्रक्रिया पोर्टल में होगी संचित। जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत झारखंड सरकार ने लाभुकों में अनाज बांटने के लिए जियो लोकेशन आधारित ऐप विकसित किया है। इससे अनाज वितरण किस स्थान पर तथा किस लाभुक को किया गया है, यह जानकारी पोर्टल से मिल सकेगी। इसमें लाभुकों के खाद्यान्न लेते फोटोग्राफ भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर सत्यापन किया जा सके। नई व्यवस्था से विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और समाज के अति कमजोर जनजातीय समूह को समय पर उनके निवास स्थान पर अनाज मिलने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत लाभुकों के बीच अनाज वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड पंचायत सचिव के योग्य 4,948 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मझधार में। राजभवन के सामने 20 जनवरी से पंचायत सचिव व लिपिक के योग्य अभ्यर्थी धरना पर हैं। 19 जनवरी को कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को अपूर्ण मानते हुए विज्ञापन को निरस्त कर दिया था, जिसकी जानकारी मिलते ही राज्य भर के पंचायत सचिव और लिपिक के योग्य अभ्यर्थी रांची पहुंचे और राजभवन के सामने धरना पर बैठ गए। धरना के 7वें दिन कांग्रेस मुख्यालय जाकर अपना विरोध जताया। वहीं पंचायत सचिव के अभ्यर्थी मंत्री आवास पर पहुंचे। पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर जाकर सभी की नियुक्ति करने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना था कि वह नियुक्ति परीक्षा में सफल रहे हैं। सरकार करीब 1.5 साल तक उनकी नियुक्ति नहीं की। अब सरकार ने सभी नियुक्तियां ही रद्द कर दी है। नई नियुक्ति में उम्र सीमा को लेकर विवाद है। सरकार उम्र सीमा पर भी विचार नहीं कर रही है। ऐसे में उनके समक्ष विकट स्थिति आ गई है। मंत्री के आवास से लौटने के बाद सभी झामो कार्यालय गए, लेकिन वहां पार्टी के वरीय नेता नहीं मिले। इधर हजारीबाग जिले में गृह रक्षकों के नामांकन को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नियमानुसार सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रोजगार से जोड़ने को लेकर अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि इस मसले को लेकर सरकार संवेदनशील है। अगली खबर, अब झारखंड में केरोसिन का होगा ऑनलाइन आवंटन। झारखंड सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग केरोसिन के लाभुकों के बीच आवंटन की ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने जा रहा है। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत पिछले साल अप्रैल में रामगढ़ में शुरू किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसका विस्तार तुरंत पूरे राज्य में नहीं हो सका। विभागीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ इस नई व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। अगली खबर, देशव्यापी हड़ताल अब 28-29 मार्च को होगी। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के तत्वाधान में 23-24 फरवरी के प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल कोरोना महामारी और 5 राज्यों के
विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब 28-29 मार्च को की जाएगी, लेकिन हड़ताल की तैयारी के लिए घोषित प्रचार अभियान जारी रहेगा। झारखंड में रांची के CMPDI में 30 जनवरी का प्रस्तावित राज्य स्तरीय कन्वेंशन अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। यह हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की जाएगी। यह जानकारी ट्रेड यूनियन श्रमिक फेडरेशन के संयुक्त मंच की ओर से दी गई। इधर पाकुड़ में चाचा ने मासूम बच्चों की हत्या कर आंखें निकाली। जमीन विवाद में गोतिया के चाचा व अन्य लोगों ने मिलकर एक ही परिवार के 2 मासूम की निर्मम हत्या कर दी। दोनों सगे भाई बहन थे। मामला अमरापाड़ा थाना क्षेत्र के अंबाडीहा गांव का है। हत्यारों ने निर्ममता की हदें पार कर दोनों मासूमों की आंखें भी निकाल ली। वहीं बच्चे के साथ कथित तौर पर हत्या के पूर्व दुष्कर्म की भी आशंका जताई गई है। हालांकि पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामला साफ होगा। अगली खबर, स्वास्थ्य कर्मियों ने गबन का आरोप लगाकर दिया धरना। कोरोना टीकाकरण महाअभियान में लगी टीम को दोपहर का भोजन देने का प्रावधान है। वैक्सीनेशन कार्य में लगे कांके CHC के कर्मियों ने आरोप लगाया है कि कांके CHC प्रभारी डॉक्टर SK साबरी, अकाउंट मैनेजर प्रियंका कुमारी और BDM संतोष श्रीवास्तव उनको मिलने वाली राशि का अधिकतर हिस्सा गबन कर ले रहे हैं, जिसके बाद अपने अधिकारियों के इस रवैये से नाराज CHC कर्मचारी अस्पताल के मेन गेट पर धरना दिया। इससे पूर्व भी 19 जनवरी को सभी कर्मचारी गोलबंद होकर अपना आक्रोश जाहिर कर चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के धरने की वजह से कांके प्रखंड के 32 पंचायतों में नहीं हुआ टीकाकरण। बाद में धरना स्थल पर बैठे सभी कर्मचारियों ने कांके BDO सिलवंत भट्ट को ज्ञापन सौंपा। BDO सिलवंत भट्ट ने कहा कि प्रभारी और अकाउंट मैनेजर से जवाब मांगा गया है। 1 सप्ताह के अंदर मांग पूरा नहीं होने पर प्रशासनिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर, मनरेगा में गड़बड़ी पर नपे 9 BDO, वेतन से होगी जुर्माना की वसूली। जिले के सभी 9 प्रखंडों के BDO को सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मिली त्रुटियों का निराकरण नहीं करने और योजना मद की राशि की हेराफेरी के खिलाफ उप विकास आयुक्त चंदन कुमार ने कार्रवाई तेज कर दी है। तत्काल जिले के सभी 9 BDO को सौकोज किया गया है। DRP, BRP, मुखिया, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता और वेंडरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश संबंधित BDO को दिया गया है। DDC ने मनरेगा योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा के बाद गोड्डा जिले के 4 मुखियों का वित्तीय अधिकार जब्त करने के भी संकेत दिए हैं। DDC की ओर से जारी पत्र के अनुसार बसंत राय के BDO अशोक कुमार भारती पर सामाजिक अंकेक्षण की 223 शिकायतों को लंबित रखने का आरोप है। अगली खबर जामताड़ा से है। DC कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में हुई। मौके पर शिक्षा विभाग के स्थापना कार्यालय में लंबित 901 शिक्षक शिक्षिकाओं की सेवा संपुष्टि व 112 शिक्षक शिक्षिकाओं के ग्रेड 1 में प्रोन्नति मामले के निष्पादन पर पहल हुई। मौके पर सभी अभिलेखों की बारीकी से अवलोकन किया गया। अवलोकन के उपरांत प्रस्तुत अभिलेखों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर ने बताया कि प्रस्तुत सभी अभिलेखों पर पुनर्विचार किया गया है। अभिलेखों की समीक्षा भी की गई है। इधर छात्र नौजवानों ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन परिसर में किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर पलामू इकाई के छात्र नौजवानों ने बिहार में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रीय प्रतिरोध सभा के तहत डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सहित कई जिलों में हॉस्टल के साथ साथ छात्र युवा नेताओं ने आम लोगों के बीच भी अभियान चलाया है। रेलवे मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आयसा के नेताओं ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। चरम बेरोजगारी की मार झेल रहे छात्र युवाओं का यह व्यापक आंदोलन ऐसे वक्त खड़ा हुआ है जब यूपी में चुनाव है। 7 वर्षों से देश के युवा मोदी सरकार के छलावे को देखते आए हैं। यही वजह है कि उनका गुस्सा इस स्तर पर विस्फोटक हुआ है। अगली बड़ी खबर, खनिज ढुलाई करने वाले वाहनों के लिए पिन जनरेशन अनिवार्य। खबर पलामू से है, जहां जिले में खनिज परिवहन या ढुलाई में लगे सभी तरह के वाहनों को 31 जनवरी तक जिम्स पोर्टल के माध्यम से पिन जनरेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नहीं कराने पर निबंधित वाहनों को पोर्टल से ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार के खान निदेशालय ने खनिज पदार्थों के परिवहन या ढुलाई कार्य में लगे सभी वाहनों का निबंधन कराने का आदेश जारी किया था। इसी आलोक में जिला खनन विभाग ने सभी बृहत
व लघु खनिज पट्टाधारी अनुज्ञप्ति धारकों को पत्र प्रेषित कर पिन जनरेट के बाद ही खनिज की ढुलाई कराने का निर्देश दिए थे। बावजूद इसके परिवहनकर्ताओं द्वारा इस ओर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। विभागीय सूत्रों की माने तो विगत 21 जनवरी को 1209 चालान जनरेट किए गए थे। इनमें 889 वाहनों से खनिज की ढुलाई की गई थी। अगली खबर, CISF में फायरमैन कांस्टेबल की निकली भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1149 पदों पर फायरमैन कांस्टेबल की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए 29 जनवरी 2022 को आधिकारिक वेबसाइट CISFRECTT.in पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो उम्मीदवार CISF कांस्टेबल वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 12वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार की उम्र 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार और इच्छुक उम्मीदवार 4 मार्च 2022 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। CISF कांस्टेबल के पद के लिए अधिसूचना इसकी आधिकारिक वेबसाइट 29 जनवरी 2022 से उपलब्ध हो जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को शारीरिक दस्ता परीक्षा, पेट और शारीरिक मानक परीक्षण PST, दस्तावेज सत्यापन DV के तहत लिखित परीक्षा और चिकित्सा के लिए बुलाया जाएगा।